अफवाहों पर ध्यान न दें, विचलित न हो, केवल सतर्क रहें। अपने मोबाइल को चार्ज रखें, एसएमएस का उपयोग करें जिससे बैटरी की लाइफ बचे। भारी बारिश के समय घर से बाहर न निकलें। अपने जरूरी सामान जैसे सूखे कपड़े, टॉर्च, खाने का सूखा सामान, पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री की किट तैयार रखें। जरूरी कागजात जैसे परिवार के सभी सदस्यों के पहचान पत्र वाटरप्रूफ बैग में रखें। गैस और बिजली की सप्लाई बंद कर दें। तैयारी में है समझदारी। एनडीएमए द्वारा जनहित में जारी। मुंबई, एक व्यक्ति की बारिश में फंसी गाड़ी दम घुटने से हुई मौत। बारिश के समय सड़क पर भरे पानी में न जाएं। आपकी गाड़ी पानी के नीचे न दिखने वाले गड्ढों में फंस सकती है। गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी खराब हो सकता है। गाड़ी के खिड़की दरवाजे जाम हो सकते हैं और दम घुटने के कारण आपकी जान भी जा सकती है। बारिश के समय रेडियो और इंटरनेट से मौसम की जानकारी लेते रहें। बचाव के लिए गाड़ी में हथौड़ी आदि रखें। गाड़ी गड्ढों या बहते पानी में न ले जाएं। आधा मीटर ऊंचा पानी भी आपकी गाड़ी बहा कर ले जा सकता है। बरसात के समय बिजली के खंभे के नीचे न रुकें और टूटे हुए बिजली के तारों से सावधान रहें। तैयारी में है समझदारी। एनडीएमए द्वारा जनहित में जारी। Welcome students, I am your teacher Ishfaq Anjum Samoon, lecturer political science, posted at State Council of Education Research and Training, Divisional Office Srinagar. Today our topic is making of the Constitution of India. In this topic we will try to know about different aspects of the Constitution, when the Constitution was made, which institution was involved in making Indian Constitution, what are the main sources of Indian Constitution, from which constitution of the world, which things were included in it. Dear students, let's find out all these things in today's lecture. Let's get started. तो प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईनी हिंद को किस तरह बनाया गया, इसको कब बनाया गया और इसके सोर्सेज क्या क्या थे। तो हम देखते हैं आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो थोड़ा हिस्ट्री की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो ये आइडिया जो था ये किसने दिया और कब दिया, क्योंकि हम जानते हैं जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, इसमें हमारा पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश से लेकर मौजूदा पाकिस्तान तक इंडियन पूरी टेरिटरी जो थी ये ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में थी। तो इसके खिलाफ स्ट्रगल चला। उस स्ट्रगल में जो फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं, बहुत सारे फेजेज आए, वो हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करने। लेकिन उस दौरान में बहुत सारे ऐसे ये हुए कि जिसमें उस सोशल मूवमेंट के दौरान हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने एक कोशिश की कि हम एक आइन मुरतब करेंगे ताकि आज़ादी हासिल करने के साथ ही वो हमारा लाही अमल बने, हमारा दस्तूर बने और मुल्क को चलाने में उसमें आसानी हो। लेकिन इस पूरे फेज़ के दौरान क्या हुआ कि 1947 तक आते आते जो पूरा जो हमारा मुल्क था, इंडिया था, ये इसको डिवाइड किया गया। तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि पार्टीशन वो कैसा था। अगर आज हमें मौका मिला उसमें भी हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ये पार्टीशन ऑफ इंडिया, वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। जो मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट पेश की, उन्होंने कहा कि हमें जो है एक आइन होना चाहिए जिसमें हिंदुस्तान को एक डोमिनेंट स्टेटस दिया जाए। तब हम ब्रिटिश डोमिनेंस में थे, डोमिनेंट स्टेट्स। हिंदुस्तान ब्रिटिशर्स के तहत ही रहेगा, लेकिन एक ऐसा स्टेट्स हमें मिलना चाहिए जिसमें हमें हुकूमत जो है चलाने का हक हिंदुस्तानियों को मिले और हिंदुस्तानी खुद जो है अपने लिए कानून बनाए। तो वो स्टेट्स मिलना चाहिए। तो फर्दर हम देखते हैं 1934 में
जो ये आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह फ्रेम की जाएगी, तो उसको फर्दर किया एम.एन. रॉय ने। तो एम.एन. रॉय ने 1934 में नेहरू रिपोर्ट के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करने का ये रोल मॉडल दिया। ये 1934 की बात है। तो फिर 1940 तक आते आते तकरीबन 6 साल लगे कि ब्रिटिशर्स ने ये डिमांड एक्सेप्ट की। जो हिंदुस्तान के लीडर्स थे, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस या रेजिलियंस हम जो कहते हैं मूवमेंट जो चलाने वाले थे, उनकी ये डिमांड पूरी की गई। तो इस जो 1940 में इसको हम कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं। तो इसके तहत क्या हुआ कि उन्होंने ये जो अगस्त ऑफर, इसको हम अगस्त ऑफर भी कहते हैं, अगस्त 1940 में उन्होंने ये जो है ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया, जी बिल्कुल हम आपको क्या देंगे, डोमिनेंट स्टेट्स भी देंगे और दूसरा आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये भी देंगे। तो उस दौर में क्या था कि एक वर्ल्ड वार जो है पूरा वर्ल्ड उसमें फंसा हुआ था। उसकी वजह से जो ब्रिटिश जो यहाँ पर ग्रिप था वो आहिस्ता आहिस्ता लूज होना शुरू हो गया, वो कमज़ोर होते गए। तो उसमें ये उन्होंने अब तहिया कर लिया था कि हम अब 1950 तक, या फिर वो मजबूर हुए 47 में 1950 तक हम हिंदुस्तान को आज़ाद कर लेंगे। तो फिर हम देखते हैं 1946 में जब हम ब्रिटिशर्स हमें जो ऑफ़र दिया कि हाँ आप बना सकते हो, तो उन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। उस पर बहुत सारे मेंबर्स थे। तो इंडिया जो था वो डिवाइड था तब दो तरह का, एक प्रोविंशियल इंडिया और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स में। तो वहाँ पर इख्तियार दिया गया कि बिल्कुल आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो। तो उसका जो पहला प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो तो फिर हम देखते हैं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उसको नया सदर मुंतखब किया गया, प्रेसिडेंट। जो सिन्हा थे उनकी जो कहा जाता है कि उनकी डेथ हो गई, उनके बाद रिप्लेस किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहाँ पर नामजद किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फिर फर्दर हम देखते हैं कि उसी दौरान में वाइस प्रेसिडेंट का भी इंतखाब किया गया। M.C. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया और उसके वो एडवाइजर थे वो B.N. राव रखे गए। तो इस दौरान में क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसको पेश किया प्रेसिडेंट जो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर थे, प्राइम मिनिस्टर J.L. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारे मकासद क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम कैसा मुल्क चाहते हैं, हम कैसी एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं, हम मुल्क को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहते हैं। तो उस रेजोल्यूशन में वो बताई गई थी। तो J.L. नेहरू ने वो पेश किया। तो फिर जो कमेटी थी वो फ्रेम की गई, बहुत सारी कमेटियाँ बनाई गई, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो कमेटी थी वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी का बहुत ही कलीदी रोल है। इसके अलावा भी और बहुत सारी जो है कमेटीज़ हैं, 10-12 के उनका नंबर आता है, 10-12 की तादाद में। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसका अहम रोल ये बनता था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करें। तो उसमें जो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका कलीदी रोल रहा। वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके वो प्रेसिडेंट चुने गए। तो मुसलसल कोशिशों के बाद तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इसको अगर हम माइनस करेंगे 3 सालों में तो कुछ 13 दिन या 12 दिन कम, 3 साल लगे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में। इसमें बहुत सारी सजेशंस ली गई, ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 7000 सजेशन इसमें ली गई। उसमें से कुछ जो हैं वो एक्सेप्ट की गई और कुछ जो थी उन्हें रिजेक्ट किया गया। फाइनली जो ड्राफ्ट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो 26 नवंबर 1949 को वो कंप्लीट हो गया। और इस डे 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया और इसको एनेक्ट किया गया। लेकिन जनवरी 26 को 1950 26 जनवरी 1950 को जो है इसको क्यों किया गया, ऑर्डिनली इसको लागू किया गया, इसको एनफोर्स किया गया। तो
इसमें हम देखते हैं जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें उस समय उस वक्त में 395 जो थे, इसमें शिके थी, आर्टिकल्स थे, और इसमें 12 पार्ट्स थे, इसके 12 हिस्से थे और 8 शेड्यूल्स थे। तो ये भी हम, अगर हमें टाइम मिला, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल्स क्या चीज़ें हैं, पार्ट्स क्या हैं और शेड्यूल्स क्या है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्दर हम देखते हैं जो कंपोजिशन है इसका, जो दूसरा पहलू है कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें यह है कि कंपोजिशन में क्या किया गया, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। तो इंटर इलेक्शन का क्या हो गया कि जो हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, लोअर हाउस जिसको हम कहते हैं, तो उसमें क्या हुआ, उसको रिकमेंड किया गया इसी स्कीम के तहत, जो ब्रिटिशर्स ने स्कीम दी थी कि आप बना सकते हो आइन, लेकिन ने कंडीशन ये रखी कि जो वहाँ पर लोअर हाउस है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसमें जाके अपनी वोट कास्ट कर सकते हैं। तो इस स्कीम का ये रहा कि जो कैबिनेट डेलीगेशन ने वहाँ पर वो उन्हें दिया था, कैबिनेट मिशन प्लान का जो आया था ब्रिटिश से, वो डेलीगेशन यहाँ पर उन्होंने कंडीशन रखी थी, तो उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर ये कंडीशन की गई कि जो हर एक प्रोविंस है, ईच प्रोविंस जो है उसको क्या गया, इंडियन स्टेट को, इसको ग्रुप्स में तकसीम किया गया, स्टेट्स को तकसीम किया गया, या मुख्तलिफ स्टेट्स को अलहदा तौर पर, या बहुत सारे स्टेट्स को शामिल करके इनको क्या किया गया, सीट्स, प्रोपोर्शनल सीट्स इनको दी गई उनकी रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन के मुताबिक, जो इनकी पॉपुलेशन वहाँ पर रही है। तो उसका रेशो ये रखा गया कि एक शख्स जो है, वन मेंबर, एक मेंबर जो है उसका रेशो ये रखा गया, वन मेंबर वो रिप्रेजेंट करेगा 1 मिलियन पीपल को। तकरीबन ये 1 मिलियन जब हम देखते हैं 10 लाख बन जाता है, 10 लाख लोगों को एक जो मेंबर है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके हिसाब से इनको ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दी गई। तो इसके हिसाब से जो हमारे वहाँ पे प्रोविंस से जो इलेक्ट होकर आए मेंबर्स, वो 292 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। देयर आर 292 मेंबर्स फ्रॉम इलेक्टेड, जो इलेक्ट हुए कहाँ से, वो प्रोविंस से इलेक्ट हो गया ये। और 93 जो थी वो इलेक्ट सीट्स जो एलोकेट हो गई मैक्सिमम, वो स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स के लिए हो गई। 93 इंडियन स्टेट्स के लिए, ये इंडियन स्टेट्स के लिए हो गई, और ये जो है ये 292 ये प्रोविंसेस के लिए। तो इसी दौरान एक ये चला, एक फेज ऐसा चला कि तहरीक चली यहाँ पर पार्टीशन की, जिसमें इंडिया जो है वो डिवाइड इनटू पाकिस्तान और इंडिया में हुआ। तो कुछ मेंबर जो थे वो वहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए उनके आइन को मुरतब करने के लिए, और जो मेंबर्स यहाँ पर रहे वो ऑलमोस्ट 292 मेंबर्स रह गए। तो जो सीट्स थी इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, उसमें क्या था कि डिस्ट्रीब्यूटेड जो सीट्स थी, सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूट अमंग द मैन कम्युनिटीज़। तो कम्युनिटीज़ कौन सी यहाँ पर थी, मुस्लिम्स थे यहाँ पर, हम देखते हैं यहाँ पर मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे, सिख्स थे। तो इनके दरमियान जो ये सीट्स थी, ये इनको क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया एज पर दियर पॉपुलेशन, proportional to their population. तो members of each community in the provincial legislative assembly elected their own representatives. उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने नुमाइंदे खुद चुने। तो खासकर यहाँ पर मुस्लिम्स और सिख्स, हिंदूज क्योंकि हम देखते हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन पहले से थी, तो यहाँ पर दो हम देखते हैं जो रिप्रेजेंटेशन थी इनको दी गई जनरल प्रोपोर्शन के मध्य मुकाबले। तो जो हम फर्दर देखते हैं, मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक हक दिया गया उनको राय देने का कि वो अपने मेंबर्स को चुन सकते हैं। फिर हम फर्दर देखते हैं जो मेथड था इलेक्शन का, तो जो था वो था कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन स्टेट्स वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय
डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आइन जो है वो फिर वो देखेगा। तो फर्दर हम देखते हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस तरह काम किया। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने किस तरह से काम किया। तो फिर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस हु हैड बीन इलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी अप्रैल 1946। द असेंबली इलेक्टेड, उन्होंने जो हमने पहले डिस्कस किया, डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा को उन्होंने प्रेसिडेंट मुरतब किया, और उसकी डिमाइस के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके जो है वो हेड बने, प्रेसिडेंट बने। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई, सिटिंग हुई दिसंबर 1946 में, उसमें क्या किया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, जो हमने पहले डिस्कस किया। तो उसमें उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की खास बात क्या थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसकी बात जो अहम तरीन बात थी, तो ए उसका ये है कि as sovereign and independent country wherein all powers and authority for all levels of government are to be derived from the people। तो sovereignty की बात की गई, sovereign authority और power, authority of power, तो इसमें लोगों को ये दिया गया। तो सोवरेन जो है, पीपल ऑफ इंडिया वो सोवरेन रहना चाहते थे। इसमें हम देखते हैं उनको ये कहा गया कि पावर और अथॉरिटी जो है लोगों के पास रहेगी। तो कानून की बालादस्ती का एक रोल रखा गया कि जो भी है कानून सबसे बालातर है। तो न उसमें गरीब न उसमें अमीर का ये रखा गया, बल्कि कानून की बालादस्ती को कायम रखने की ये कहा गया। तो दूसरा पार्ट था जस्टिस। हम देखते हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो फिर बाद में प्रिएम्बल में भी इंसर्ट की गई। जस्टिस में दूसरा पार्ट रखा गया, जस्टिस का पार्ट रखा गया, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो इंसाफ पर मबनी जो है वो मुल्क में ऐसा निज़ाम कायम करना जो इंसाफ पर मबनी हो, जिसमें इंसाफ हो और हुकूक की बराबरी हो, इक्वलिटी हो। और हम देखते हैं साथ ही कौन से इकोनॉमिक जो इक़्तिसादी हुकूक हैं, सियासी हुकूक हैं, पॉलिटिकल हुकूक, या हम देखते हैं मुख्तलिफ जो हमारे हुकूक हैं उनको वहाँ पर उनके लिए काम किया गया। उनके लिए ये रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मकासद में ये बयान किया गया कि ऐसा होना चाहिए हमारा निज़ाम। तो थर्ड जो है द इंटीग्रिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो सालमियत की बात की गई कि मुल्क जो है वो जो है उसको मुत्तहिद रखा जाएगा, और मुत्तहिद रखने की इसमें एक ये रखी गई। तो फर्दर हम देखते हैं जो उसका ये पार्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रमोट करने के लिए, क्या प्रमोट करने के लिए, वर्ल्ड पीस। कि कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया गया जो क्या करे, ऐसा आइन होना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो वर्ल्ड पीस को, वर्ल्ड पीस की तरफ, अमन की तरफ और भाईचारे की तरफ काम करे, एंड ब्रदरहुड, वर्ल्ड पीस एंड ब्रदरहुड, जो बैन अक़वामी अमन और भाईचारे के लिए वो वहाँ पर काम करे। तो फर्दर हम देखते हैं तो 29 अगस्त 1947 को असेंबली जो है उनने अपना जो रेजोल्यूशन है वो क्या किया, उसको सेटअप किया और ड्राफ्टिंग कमेटी को प्रिपेयर किया। और फिर हम देखते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ डिसीजन देने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पर उसकी तरफ पहल की गई। तो और इसको बनाने में तकरीबन जो हमने अभी डिस्कस किया 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, उसमें तैयार हो गया। कब? फरवरी 1948। तो उसमें फिर क्या गया, 8 मंथ्स और इसको रीड किया गया, और ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो 1948 से नवंबर 1949 तक, फ्रॉम नवंबर 1948 तो नवंबर 1949 तक इसको फिर डिस्कस किया गया, और
अगेन इसको इसमें मुख्तलिफ कमेटीज़ पर गौर किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली की जो मुख्तलिफ करारदादें थी उनको नए सिरे से देखा गया। फिर फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार होकर आया 26 नवंबर 1949 को, जिसको लागू किया गया बाद में 26 जनवरी 1950 को। तो फिर हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज क्या है, जो हमारा मेन यहाँ पर ये है कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या है, कहाँ से हमने इसको लिया है। तो मेनली इसके 11 सोर्सेज हैं, 11 सोर्सेज जो हैं वो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्सेज ऑफ इंडियन तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ से ये लिए गई, कौन कौन सी चीज़ें ली गई, जो हमने पहले ही डिस्कस किया। तो मैनी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसका हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो जो हैं वो पिक की गई, वो लाई गई मुख्तलिफ जो आइन हैं ममालिक। मेनली ये 11 सोर्सेज हमारे हैं, देयर आर 11 सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ, तो पहला जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 में। तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल हैं, वो इसी से ली गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो इसमें अगर हमें टाइम मिला ये हम अलहदा से भी डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त हम आगे जाते हैं। इसमें जो अहम चीज़ें थी, इसमें जो पहला पॉइंट था वो था एमरजेंसी प्रोविजंस, जो इससे लिया गया एमरजेंसी प्रोविजंस। तो हमें पता है एमरजेंसी 3 तरह की होती है, वो आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत और आर्टिकल 360 के तहत होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे इंशाल्लाह। जो हमें नए लेक्चर्स मिलेंगे उनमें हम डिस्कस करते रहेंगे। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो लिया गया वो है पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम। सेकंड पॉइंट जो है, इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पहला इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया, दूसरा है पब्लिक सर्विस कमीशन। मुख्तलिफ जो भी मुल्क में, रियासतों में जो भी मतलब गैजेटेड जॉब्स होते हैं, गैजेट रिलेटेड जॉब्स होते हैं, IAS रिलेटेड, IFS रिलेटेड, लेक्चररशिप, MBBS या मुख्तलिफ महकमे जात में जो भी ये हुए, उनको उनका जो प्रोविज़न है, उनको सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो भी इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। नंबर 1 इमरजेंसी प्रोविज़न, नंबर 2 पब्लिक सर्विस का क़याम, जो ये वहाँ पर कायम किया गया ये इदारा। और तीसरा पॉइंट जो है सिस्टम ऑफ जुडिशरी, जुडिशल सिस्टम यहाँ से लिया गया। थर्ड पॉइंट जो है सिस्टम ऑफ जुडिशरी, इसमें से लिया गया, सिस्टम ऑफ जुडिशरी लिया गया। तो जुडिशल हमारा निज़ाम जो है अदलिया, अदालती निज़ाम, अदलिया का निज़ाम, इसमें 3 अहम ये हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है ये एपेक्स लेवल पे आता है, फिर स्टेट हाई कोर्ट्स आते हैं, और फिर हम देखते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो स्टेट्स के साथ मुंसलिक होते हैं। तो इनका जो ये है सेटअप वो भी इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दिया गया। ये सबसे अहम हमारा सोर्स है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से ये चीज़ें ली गई। तो दूसरा अहम जो हमारा सोर्स है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड सोर्स हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बहुत सारी ऐसी चीज़ें ली गई जो हमारे आइन में शामिल हैं और जो हमारे मुल्क को आज भी रेगुलेट करती हैं। तो उनमें से अहम जो है नंबर 1 फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो रियाया के, जो सिटीजन्स के, जो शहरियों के बुनियादी हुकूक हैं, जो हमारे बुनियादी हुकूक हैं उन पर बात की गई। जो ये प्रोविज़न लाया गया है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लाया गया है। दूसरा जो है जुडिशल रिव्यू,
दूसरा पॉइंट इसमें से यहाँ पर लाया गया है जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू में अहम पॉइंट ये है कि अगर पार्लियामेंट, कोई सबसे बड़ा जो इदारा है कानून को बनाने का, वो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट में बनता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट में ऐसे कानून बनाए जाए जो वक्त के साथ लोगों के जो ये है उनके मुताबिक नहीं होंगे, तो वहाँ पर जुडिशरी उसका फैसला देती है। उन कानून को या तो वो लोगों के इसके मुताबिक लाते हैं जो उनके वहाँ पर ज़रूरियात हैं, या तो फिर उनको जुडिशरी का ऐसा भी इख्तियार है उनको नल एंड वॉइड करार देती है। ये प्रोविज़न हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लाया है। फिर हम देखते हैं तीसरा अहम पॉइंट हमने लाया यहाँ से, वो है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट प्रोसीजर, बेदखली का, किसका? प्रेसिडेंट का। सुप्रीम कोर्ट जो जजेस हैं तो उनको इम्पीच, बेदखल करने का। अगर वो कानून के मुताबिक काम नहीं करते हैं, आइन के मुताबिक काम नहीं करते हैं, तो उनको बेदखल करने का इख्तियार कानून के पास है। क्योंकि पहले ही हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसमें ये पहल की गई थी कि ऐसा हम आइन लाएंगे, ऐसा कानून लाएंगे जिसमें तमाम को लोगों को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कोई आला अफसर हो, चाहे वो वर्कर हो, उनके लिए मसावी हुकूक लाएं, तो मसावी कानून हो हर एक के लिए। तो यहाँ पर ये प्रोविज़न जो है तो उससे मुताबिकत खाता है। तो इम्पीचमेंट प्रोविज़न हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लाया है। और दूसरा पॉइंट जो है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल भी हमने जो है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो बाद में 78 में जाकर हमने इंसर्ट किया, इसमें वो बाद में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो प्रीएम्बल जो है ये प्रोविज़न भी, प्रेवन का कंसेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लाया हमने। और फोर्थ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंस जुडिशरी, आज़ाद अदलिया का जो क़याम है, वो भी मेनली जो प्रोविज़न है हमने, ये सोर्स हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। और फर्दर हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा सोर्स है वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड हमारा जो है दैट इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या यूके कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां से हमने क्या क्या चीजें लाई हैं ब्रिटिश से, ये भी एक सोर्स है हमारा। इसमें हमने रिट्स, मुख्तलिफ रिट्स लाई हैं। तो आपने बच्चों अगर क्लासेस ली हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी रिट्स हैं, रिट ऑफ मैंडम्स है, रिट ऑफ क्यो वारंटो, रिट ऑफ सरसिराटी, रिट ऑफ हिबस कॉर्पस। तो ऐसी रिट्स हैं, इनका जो हमने ये लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे नए जो टॉपिक्स हैं। और दूसरा ये कि रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ का जो हमने ये लाया है प्रोविजन, ये भी यहाँ से लाया है। रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती जो है हमने जो प्रोविज़न है ये भी यहाँ से लाया है कि किस तरह से हम मुल्क को चलाने के लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाएं। और उन कवानीन के ऊपर कोई नहीं है, बल्कि मुल्क में न रियासत ये है या न कोई शख्स ज़ाती तौर पर आला है, बल्कि मुल्क में जो है वो आइन है सबसे जो आला है। तो आइन के मुताबिक फैसले दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी इस मसले के रिलेटेड हो। तो ये प्रोविज़न हमने वहाँ से लाया है। अनदर जो हमारा सोर्स है वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो हमने ये है वो वहाँ से लाया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो हमने ये लिया है प्रोविज़न लिया है, ये कहाँ से लिया है हमने? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसके मुताबिक क्या है कि हमें कुछ डायरेक्टिव मिले हैं, गाइडलाइंस मिली हैं, जिनको मद्देनज़र रखकर हम मुख्तलिफ महकमों को, मुख्तलिफ इदारों को चलाते हैं और मुल्क को चलाते हैं। और दूसरा हमने यहाँ से प्रोसीजर फॉर प्रेसिडेंट्स इलेक्शन लाया है। प्रोसीजर फॉर प्रेसिडेंट्स इलेक्शन,
जो हम देखते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट नहीं होता है बल्कि इनडायरेक्टली होता है। इलेक्टोरल कॉलेज करता है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हम चुन के भेजते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए, तो वो वहाँ पर जाकर इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स बन जाते हैं, फिर वो जाकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो ये प्रोविजन जो है ये आयरलैंड से हमने लाया है। और साथ ही हमने मेंबर जो है राज्यसभा के, उनके लिए जो प्रोसीजर है उनको नॉमिनेट करने का, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो ये प्रोसीजर भी हमने आयरलैंड से लाया है। तो नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लाया है, इमरजेंसी प्रोविजंस, मुख्तलिफ इमरजेंसी प्रोविजंस हमने यहां से लाए हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस तो ये हमने जर्मनी से लाए हैं। तो इमरजेंसी के दौरान जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे बुनियादी हुकूक जो हैं उनको क्या किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, मुलतवी किया जाता है, तहवील में रखा जाता है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इमरजेंसी के दौरान जो भी हमारे बुनियादी हुकूक जो होते हैं वहाँ पर उसकी गारंटी नहीं दी जाती है, वो सस्पेंड किए जाते हैं। तो ये प्रोविज़न जो है हमने जर्मनी से वहाँ से लाया। अनदर हमारा जो सोर्स है दैट इज साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से भी हमने कुछ चीज़ें लाई हैं। तो इसमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो है वो है अमेंडमेंट प्रोसीजर। तरमीम जो आइन में की जाती है, वो ये भी आगे डिस्कस करेंगे हमने कितनी तरमीम आज तक हुई हैं। तो अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, हम देखते हैं दैट इज राज्यसभा, प्रोसीजर फॉर राज्यसभा जो इलेक्शंस, प्रोसीजर फॉर राज्यसभा इलेक्शंस। तो ये जो पॉइंट है ये भी हमने जो है इसका मेन सोर्स जो है वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फर्दर हम देखते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर ये है वो हम हैं देखते हैं सोवियत यूनियन है, जहाँ से हमने क्या लाए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। सोवियत यूनियन से क्या लाया है हमने, ये भी मेन सोर्स है हमारा आइन को बनाने का, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो प्रोविज़न है वो कहाँ से लाया है, ये सोवियत यूनियन के जो आइन है वहाँ से लाया है। कि साथ ही हम क्या करते हैं, अगर हम कुछ हुकूक जो हमें मिलते हैं, चाहे बुनियादी हुकूक के ज़रिए या बहुत सारे ऐसे हुकूक हमें मिलते हैं मुल्क में जो हम एंजॉय करते हैं, जिनको लेकर हम अपनी पर्सनालिटी ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, लेकिन साथ साथ एज ए सिटीज़न, एक शहरी पर, एक सिटीज़न पर कुछ फ़राइज़ भी हैं मुल्क के तई, रियासत के तई। तो वो जो प्रोविज़न है वो सोवियत यूनियन से लाया गया है। तो इसमें मुख्तलिफ आइडियल्स हैं। कौन से आइडियल्स जो हैं, सोशल, हम देखते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये चीज़ें जो हैं ये सोवियत यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने बोरो की हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट सोर्स हमारा है दैट इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लाया है, यहाँ से हमने देखा कि प्रोविजंस रिगार्डिंग फेडरल स्ट्रक्चर,
जो फेडरेशन का हमने ये लाया है प्रोविजंस रिगार्डिंग फेडरल सिस्टम। दूसरा पॉइंट हमने यहां से क्या लाया है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तीसरा हमने यहां से रेजिड्यूरी पावर्स ऑफ द सेंटर, जो रेजिड्यूरी पावर्स होते हैं। तो फेडरल सिस्टम देखते हैं, मुल्क में दो तरह की हुकूमत होती है, एक विफाक में सेंटर में मरकजी जिसे हुकूमत कहा जाता है, और दूसरी रियासती हुकूमत। तो इनका जुडिशन अलहदा होता है, विफाकी हुकूमत का, मुल्क की हुकूमत का पूरे मुल्क पर होता है, और रियासती का कन्फाइन होता है अपनी रियासत तक। तो ये जो प्रोविजन है वहाँ से लाया गया है। और दूसरा इसमें पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर्स किस तरह से देखते हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा और उनको काम दिया जाएगा। तो ये प्रोविजन भी जो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया है। और दूसरा है रेजिड्यूरी पावर्स। हम देखते हैं कि जो लिस्ट है, तीन तरह की लिस्ट होती हैं, एक है स्टेट लिस्ट, दूसरा है यूनियन लिस्ट, और तीसरा है कनकरेंट लिस्ट। अगर इन तीनों में किसी मसले का हल हमें नहीं मिलता है तो सेंटर को इख्तियार है कि उस मसले के ऊपर को लेजिस्लेशन करे और लेजिस्लेशन के जरिए उसका हल ढूंढे। तो ये जो रेजिड्यूरी ये प्रोविज़न है ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है। अनदर हमारा सोर्स जो है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। अनदर सोर्स इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने चीज़ें बारो की है, वो वहाँ से लाई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में से हमने क्या लाया है, कनकरेंट लिस्ट लाया है, कनकरेंट लिस्ट। तो इसमें हम देखते हैं फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, उसमें हम देखते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स का जो हमने ये लाया है प्रोविजन, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये प्रोविजन जो है ऑस्ट्रेलिया से लाया है कॉन्करेंस का, और जो ट्रेड एंड कॉमर्स का। सेकंड है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जो हम देखते हैं सेशन जिसको कहते हैं पार्लियामेंट सेशन, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें दोनों चीज़ें लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा मिल बैठ कर जो है वहाँ पर सेशन करते हैं और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल करते हैं। तो ये प्रोविजन जो है ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया है। और अनदर हमारा जो सोर्स है वो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस जो है उससे हमने कुछ चीज़ें वहाँ से ये ली हैं। फ्रांस भी हमारा एक सोर्स है। तो फ्रांस से हमने क्या लाया है, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक। तो ये आइडियल जो है, लिबर्टी का कंसेप्ट, इक्वलिटी का कंसेप्ट, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट, जो बाद में प्रीएम्बल में शामिल की गई, इंसर्ट की गई ये चीज़ें प्रीएम्बल में भी मिलेंगे, जिसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो लिबर्टी का जो ये है कंसेप्ट, ये आइडियल जो है, या इक्वलिटी का, या फ्रेटर्निटी का, या हम देखते हैं रिपब्लिक का, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये चार अहम चीज़ें। और अनदर हमारा जो सोर्स है दैट इज जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो जापान से भी कुछ चीज़ें लाई गई हैं, इसमें सबसे अहम है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से क्या लाए गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट, प्रोसीजर फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ, प्रोसीजर फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ, प्रोसीजर फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ।
जो हम आर्टिकल 21 के तहत देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ, कानून की मुकम्मल जो है उसको एस्टेब्लिश करना, उसको लागू करना, तो ये प्रोसीजर जो है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। तो फिर हम देखते हैं जब आइन हमारा बना 26 नवंबर 1949 को, तब जो हमारे आर्टिकल्स थे ये जो थे 395 आर्टिकल्स थे, और जो पार्ट्स थे ये पार्ट्स की तादाद 22 थी, और शेड्यूल जो थे वो 8 थे। ये तब की बात है 1949 की। लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं, आज के डेट में जो हमारे टोटल आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स 449 है, ऑलमोस्ट मैं 48 ही लिखता हूँ, 9 में अभी मुझे थोड़ा ये है। तो इसी तरह से 25 पार्ट्स हैं, पार्ट्स की तादाद जो है 25 है, और इसी तरह से हम देखते हैं जो हमारे शेड्यूल्स हैं उनकी तादाद 12 के करीब है। तो ये मौजूदा जो हमारे देखते हैं अमेंडमेंट्स के बाद, तो अमेंडमेंट्स इसमें कितनी हुई हैं, तो ये तो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, और ये है कॉन्स्टिट्यूशन जो है आफ्टर अमेंडमेंट्स जो उनकी आर्टिकल्स की तादाद 448 हो गई है, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। और अमेंडमेंट्स कितनी हो गई हैं, प्रपोज जो की गई थी आज तक 124 अमेंडमेंट्स आज तक प्रपोज की गई, उनमें से 104 जो है वो आज के डेट तक वो अमेंडमेंट्स मुकम्मल की गई हैं। लेटेस्ट जो अमेंडमेंट थी आइन में वो जो है 2020 में की गई, उससे पहले 2019 में 103rd अमेंडमेंट उसमें की गई। तो मुख्तलिफ वहाँ पर ये लाई गई स्टेट्स ऑफ, वो जो हम देखते हैं माइनॉरिटीज़ जो है उनको ये देने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए वो लाया गया वहाँ पर। तो ये आइन के मुतल्लिक़ था। अब हम देखते हैं कि प्रियम्बल में कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर रखी गई है। तो प्रियम्बल को हम देखते हैं, ये 1947 में ही लागू नहीं किया गया, बल्कि लेटर ऑन ये लागू किया गया। तो प्रियम्बल में हम देखते हैं कि 42nd जो अमेंडमेंट हुई 1976 में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या किया गया, तो उसमें क्या किया गया, इन कॉर्पोरेशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म, इसमें फिलॉसफी लाई गई। तो कुछ चीज़ें ऐड की गई, प्रियम्बल में ऐड की गई। इसमें सपोज इसमें हम देखते हैं सपोज कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। इसी तरह से हम देखते हैं इस प्रेम्बल में सेक्युलर स्टेट का कंसेप्ट इसमें ये किया गया। तो जो शुरुआत इसकी प्रेम्बल की है वो द पीपल, इसमें प्रेम्बल में लिखा गया है वो द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to ensure to all its citizens justice, social, political and economic, जो हमने अभी डिस्कस की, जो हमने चीज़ें वहाँ पर देखी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में था कि किस तरह से हमने ये चीज़ें वहाँ पर ये की। तो हमारा जो फिर हम देखते हैं एक्सप्रेशन हमारे जो थे या बिलीफ और फेथ था या वर्शिप का मामला थे या सोवरेंटी जो थे, सोवरेंटी का कंसेप्ट, ये तमाम चीज़ें हमने जो है प्रेम्बल में वहाँ पर इंसर्ट की गई। 1976 में प्रेम्बल में और भी सेक्युलर कंसेप्ट, सोशलिस्ट कंसेप्ट ये इन किया गया। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक ही जो हम देखते हैं इसमें नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे एक तारीख़ है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है कि किस तरह से आइन हिंद को मुरतब किया गया, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। तो हमने
देखा कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जो थे वो इंडियन स्टेट्स से थे और प्रोविंशियल स्टेट्स से लाए गए। 292 मेंबर जो थे हमने देखा कि वो कहाँ से लाए गए, वो प्रोविंस से लाए गए और इंडियन स्टेट से 92 मेंबर्स लाए गए। लेकिन एक और अहम पहलू है, दैट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ पार्टीशन, कि वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस पर क्या असरात पड़े, जो हम देखते हैं आइन को बनाने में उसमें असरात कैसे पड़े। तो पार्टीशन की वजह से ज़रूर इसमें असरात पड़े हैं। तो इसमें दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं जो कहते हैं कि इसमें ज़रूर इसमें असरात मुरतब हुए कि पार्टीशन की वजह से इफ़ेक्ट्स ऑफ पार्टीशन, इफ़ेक्ट्स ऑफ पार्टीशन with regard to making of constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो ये था उसमें पार्टीशन के असरात बिल्कुल वाज़ेह हैं, क्योंकि हम जब देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मेंबरशिप थे वो डिवाइड हो गए, डिवीज़न ऑफ मेंबर्स। पहला ये हो गया डिवीज़न ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब ये 1946 में ये किया गया वो यूनाइटेड इंडिया के लिए किया गया था, जिसमें मौजूदा पाकिस्तान भी है, आज का बांग्लादेश भी है। उस पूरे इलाके रीजन को के लिए आइन मुरतब करने के लिए ये किया गया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फ्रेम की गई तो साथ ही पार्टीशन हुआ। पार्टीशन की वजह से जो मेंबरशिप है वो डिवाइड हो गई, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिवाइड हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहला जो इफेक्ट जो इसका है, सबसे अहम इफेक्ट वो है डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहला जो पॉइंट इसका है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इसमें जो इफेक्ट हुआ वो है कि मेंबरशिप जो है इसमें वो असरअंदाज हुई और इसमें मेंबर्स की तादाद जो है वो श्रिंक हो गई। बहुत सारे मेंबर जो है वो पार्टीशन के साथ ही अलहदा हुए और वो पाकिस्तान की तरफ चले गए, वहाँ पर अपना आइन मरतब करने के लिए। वो अलग बात है कि उन्होंने बाद में बहुत देर से आइन बनाया, तो लेकिन असरात इसके वजह हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग पर इसके असरात हुए। दूसरा अहम जो पॉइंट है पार्टीशन की वजह से वो ये है कि इंडिया जो है वो डिवाइड हो गया, डिवीज़न ऑफ कंट्री। तो डिवीज़न ऑफ कंट्री जो है वो भी एक अहम पार्ट है, अहम मौजू है कि किस तरह से इंडिया जो है वो डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स हुआ, तो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। तो इसमें भी बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ हैं। कुछ कहते हैं कि ये ब्रिटिशर्स की लेजेसी थी, कुछ कहते हैं कि इसमें इंटरनल जो हमारे मेंबर्स थे, जो लीडर्स थे, वो इसमें इन्वॉल्व थे कि अगर वो उस वक़्त कंसेंसस करते तो आपस में वो किसी नतीजे पर पहुँचते तो शायद यूनाइटेड इंडिया आज भी होता। तो इस तरह से हम देखते हैं पार्टीशन की वजह से 2 चीज़ हुई। नंबर 1 डिवीज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और नंबर 2 जो है डिवीज़न ऑफ कंट्री। तो 2 चीज़ें यहाँ पर हुई। तो इस पार्टीशन के साथ साथ फिर हम देखते हैं एक और अहम पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे, वो है कि वर्किंग जो हमारे काम आइन को मुरतब करने में के लिए कि आइन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, ऐसी कमेटीज़ थी जिसमें बहुत सारे मेंबर शामिल थे जो वहाँ चले गए। तो उस वर्किंग में थोड़ा जो स्पीड थी वो स्लो डाउन हो गई और कॉन्स्टिट्यूशन की जो